हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेलो छात्रों, आइए शुरू करते हैं आज का विषय। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। पिछले क्लास में ज्योग्राफी में हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था प्रवास के बारे में। प्रवास के कारण, परिणाम, इसके प्रकार के बारे में भी हमने चर्चा की थी। प्रवास क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उस स्थिति को हम प्रवास कहते हैं। ये प्रवास दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक जो अपने ही देश के अंतर्गत हो, और एक बाह्य होता है जब देश से हम बाहर जाते हैं तो उसको हम बाह्य प्रवास कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हमने गिनाए थे पिछले क्लास में, जैसे अपकर्ष कारण, विकर्ष कारण। तो ये जो उस वाले वीडियो को विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के इसका पहला दूसरा जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला दूसरा वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज आगे हम चर्चा करेंगे उसी चैप्टर का जो थोड़ा सा भाग शेष रह गया था, पिछले क्लास में हमने कवर नहीं कर पाया था। आज उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें, सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आप लोगों के 12 के एग्जाम में 70 नंबर का एग्जाम, लिखित परीक्षा इसका होता है। 70 नंबर, कितना नंबर? 70 नंबर। और 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ढंग से अगर पढ़ें तो इसमें बहुत अच्छे अंक आते हैं। इसके लिए तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए आप निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले और औरों तक भी ये मैसेज पहुंचाए। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे देखिए, तो आज का पाठ है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास किसे कहते हैं, इसके क्या अर्थ हैं, इसको हमने पिछले क्लास में देखा था। इसके प्रकार क्या है ये भी हमने देखा था। कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से प्रवास होता है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ से प्रवास उत्पन्न होता है, निकलता है, लोग उस स्थान को उद्गम केंद्र कहते हैं, और जहाँ व्यक्ति पहुँचते हैं उस स्थान को हम गंतव्य स्थान कहते हैं। तो उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो इसको भी हमने देखा। अब आइए लास्ट टॉपिक है परिणाम के बारे में जानना है। प्रवास जो लोग करते हैं ये क्या वजहें होती है जिसके वजह से लोग चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, उस उद्गम स्थान पर क्या परिणाम पड़ता है और गंतव्य स्थान पर जाने वाले स्थान पर क्या परिणाम पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रवास जो होता है क्षेत्र, जो भी व्यक्ति प्रवास करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वह इसलिए करता है कार्य की तलाश में, अवसरों की तलाश में, या जहां रह रहे हैं उससे बेहतर जीवन उपयोगी सुख सुविधाओं की अगर मौजूदगी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ हो तो हम वहां मूव करते हैं, जाते हैं। जैसे आपने देखा गांव में पठन पाठन की वो व्यवस्था नहीं है जो शहरों में है। आपने शहर में ज्वाइन किया, पढ़ाई लिखाई, यहाँ बैचेज ज्वाइन किए, यहाँ आपने रूम लिया, रहने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में उनको कार्य नहीं मिलता है, उस लायक अच्छे रोजगारों का अभाव है, तो वो लोग बाहर चल जाते हैं कार्य की तलाश में। मतलब उद्गम स्रोत को, उद्गम स्थान को छोड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या जीवनोपयोगी बेहतर सुख सुविधाओं की प्रचुरता। जब किसी दूसरे जगह हमको इससे बेहतर मिलता है तो अब वहाँ हम मूव करते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो प्रवास हुआ। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जैसे असुरक्षा। मान लेते हैं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कुछ असुरक्षाएं हैं, तरह तरह की विभिन्न घटनाओं से हमारा जीवन संकटमय होता चला जाता है, जिसके वजह से हम वो स्थान छोड़ने को बाध्य होते हैं और किसी दूसरे जगह जाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से प्रवास की जाती है। और ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की जो व्यवस्था है
और उद्गम स्थान छोड़ के गंतव्य तक पहुंचते हैं और गंतव्य छोड़कर हम कभी कभी फिर पुनः उद्गम स्थान पर चले आते हैं। तो इस क्रम में लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है, ठीक है। तो उन्हीं लाभ और हानि को हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, है ना, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसके विभिन्न परिणामों की हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। प्रवास के होने से, प्रवास के परिणाम स्वरूप कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं, पर्यावरणीय, आर्थिक या विभिन्न प्रकार की समस्याएं। तो आइए आगे हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सबों में सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम यानी रुपये, पैसों, धन दौलत से संबंधित क्या परिणाम देखने को मिलता है प्रवास की वजह से। जब कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक जाता है तो किसी खास चीज़ों की प्राप्ति के उद्देश्य से जाता है या बेहतरी के उद्देश्य से जाता है। अर्थात आप देखते होंगे जब यहाँ के गांव के जो श्रमिक मजदूर होते हैं वो रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता चले जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों तक काम करते हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर काम करते हैं और पर्व त्योहार में वो अपने घर चले आते हैं। तो ऐसा करने से वो व्यक्ति जब किसी बाहर शहर में या किसी दूसरे राज्य में पलायन कर गया, चला गया, वहाँ रह रहा है, तो वहाँ जो रोजी रोटी करने के क्रम में उसे जो आय प्राप्त हो रही है वो आय जब हमारे इस उद्गम स्थान पर भेजा जाएगा, क्योंकि उसका घर परिवार तो पहले से वहीं रह रहा है जहाँ वो त्याग कर गया है, जो जगह को छोड़ कर गया है, तो वहाँ जब वो पैसा भेजा जाता है तो वहाँ के आर्थिक उन्नति के लिए यह मददगार साबित होता है ना। और जो व्यक्ति भारत से बाहर अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, जापान या विभिन्न देशों में निवास करते हैं, वो भी जो वहाँ से पैसे भेजते हैं उसे विदेशी विनिमय हुंडी के तहत रखा जाता है। तो ये विदेशी विनिमय का जो हुंडी है, विदेशी विनिमय प्रतिभूत की एक बहुत बड़ी इकाई मानी जाती है जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक होती है। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि 2002 में जो जितने भी भारतीय अमेरिका में निवास करते थे तो अमेरिका में कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे, बदले में उन्हें आय प्राप्त होती होगी। वो आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो भारत आता है तो विदेशी विनिमय प्रतिभूत का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हमारे जीडीपी में भी सहयोग करता है ना, जो हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करता है और हमारी अर्थव्यवस्था के उन्नति के लिए भी सहायक होता है। तो 2002 की हम जो आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग 110 खरब रुपए जो है, 110 खरब रुपए अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। ये रुपया जो है इंडिया के मुद्रा में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर, इसमें अब 70 से गुना कर दीजिएगा तो भारतीय मुद्रा के रूप में हो जाएगा। तो इतना यूएस डॉलर जो है वो प्राप्त हुआ है 2002 में। तो ये 110 खरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर रुपया, ये कोई छोटा मोटा राशि नहीं है, एक बहुत बड़ी राशि है। तो केवल ये अमेरिका से आया है। इस तरह फिर ब्रिटेन से, जापान से, फ्रांस, रूस, चाइना, अलग अलग देशों से भी हमारे देश में ये पैसा आता है। किस वजह से आता है? तो प्रवास की वजह से होता है। तो ये प्रवास का परिणाम हुआ, आर्थिक परिणाम हुआ, जिसकी वजह से हमें आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं। हाँ, इसका एक पक्ष यह भी है जिससे हमें हानि भी उठाने पड़ते हैं। जब यहाँ के लोग प्रवास चले जाते हैं तो यहाँ की जो चीजें हैं डेवलप नहीं हो पाती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उन पैसों के लिए आश्रित हो जाती है दूसरे देशों पर या दूसरे स्थानों के लिए, जबकि ऐसा होना हमारे लिए जो है दीर्घकालीन लाभ नहीं हो पाता है। तो ये आर्थिक परिणाम है। उसके साथ साथ जो बिहार के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के जो गरीब मजदूर लोग जो पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, है ना, इन बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, गोवा, मुंबई, है ना, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में जब कार्य करते हैं तो उनको जो है बड़ी मात्रा में, ये एक व्यक्ति की इनकम अगर मान लेते हैं 20-25 हज़ार रुपये है तो इतने लाखों लोग जाते हैं, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, करोड़ों में ऐसे लोग होंगे जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। प्रवास के दरमियान जो पैसे कमाते हैं उनके घर परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति होती है और राज्य का आर्थिक विकास उन पर निर्धारित होता है। क्योंकि जब एक परिवार विकास करेगा तो एक समाज विकास करेगा और समाज से ही जुड़ा हुआ है हमारा राज्य, तो राज्य भी विकास करेगा। तो प्रवास का जो आर्थिक परिणाम है
हमें एक तरफ से लाभदायक प्रतीत होता है, लेकिन केवल लाभदायक ही है कहना मुश्किल है, क्योंकि ये गलत भी होगा। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, लाभ के साथ हानि भी है। तो ये जो आर्थिक परिणाम है, इसके साथ साथ हमें कुछ हानि भी उठाने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के जो गरीब मजदूर हैं, ये बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में निवास करते हैं। जहाँ ये लोग निवास करते हैं वहाँ की आबादी बड़ी सघन होती है, वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। स्लम बस्तियों का निर्माण होने लगता है, लोगों के रहन सहन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है ना। साफ सफाई, स्वच्छता का दिक्कत होने लगता है और स्लम पद्धति का विकास हो जाता है, जो हमारे देश के लिए घातक साबित होता है ना, घातक परिणाम साबित होता है। तो ये आर्थिक परिणाम हमारे लिए नुकसानदेह भी कभी कभी जान पड़ता है। तो हमने देखा आर्थिक परिणाम किस तरह, प्रवास के परिणाम में आर्थिक परिणाम का क्या रोल है, क्या अहमियत है, इसके लाभ क्या है और इसके घाटे क्या है, ये हमने देखी। अब आइए जनांकीय परिणाम। जनांकीय, इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या का, पॉपुलेशन का जब हम अध्ययन करते हैं या जिस विषय के तहत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है वो विषय जनांकीय कहलाता है। जनांकीय शब्द का अर्थ समझ लीजिए, और इसको इंग्लिश में डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जनांकीय परिणाम भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मान लेते हैं जब किसी राज्य से लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या घट जाती है, लेकिन जहाँ की जनसंख्या पहले से ऑलरेडी कम या ज़्यादा या जो भी है, वहाँ ये लाखों लोग जब जाकर बसते हैं या रुकते हैं तो वहाँ की जनसंख्या में एकाएक वृद्धि हो जाती है, जो विभिन्न प्रकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो इसे हम जननांकीय परिणाम कहते हैं। आइए जननांकीय परिणाम के बारे में और कुछ भी हम जानते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से, अब जननांकीय परिणाम के अंतर्गत हम लोग दो चीजों को जानेंगे, दो चीज महत्वपूर्ण है सबसे। जैसे जननांकीय परिणाम, अगर एक राज्य से जब दूसरे राज्य की तरफ जो लोग जाते हैं मजदूर के रूप में, कारीगरी के रूप में या विभिन्न प्रकार के पेशा के लोग रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव यूं कहें कि उस राज्य पर पड़ता है जहां से लोग पलायन किए हैं। उस राज्य में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रभाव ये कि वहाँ के जो कुशल श्रमिक होते हैं, महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में विकास करा सकते हैं, यहाँ रहकर अपनी कुशलताओं का सदुपयोग करें, तो यहाँ के लोगों को फायदे होंगे, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि वो लोग तो यहाँ से चल करके किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे महानगर में जाके अपने श्रम का दान कर रहे हैं, अपनी कुशलता दिखा रहे हैं या अपनी जो कुशलता है उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उससे वो राज्य प्रभावित होता है, लाभान्वित होता है, जबकि जहाँ से चला गया वो उद्गम राज्य जो है को हानि उठाना पड़ता है। तो ये जो है कि एक विभिन्न कारण है। दूसरा कारण क्या है कि ऐसे तो प्रवास स्त्रियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। स्त्री प्रवास, जब विवाह हो जाती है किसी स्त्री का, तो वो स्त्री अपने पुरुष साथी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ऐसा लगभग माने अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन पुरुष के साथ प्रवास के कारण रोजगार की तलाश है, शिक्षा की प्राप्ति है या विभिन्न बेहतर जीवन उपयोगी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए है। तो ऐसा करने से जब लाखों की संख्या में बिहार से या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या किसी भी राज्य से जब मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उस स्थान में लिंग अनुपात का जो अनुपात होता है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से लाखों पुरुष लोग चले गए, तो यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या तो उतनी रह गई, लेकिन पुरुष यहाँ से निकल गए, तो यहाँ का लिंगानुपात कुछ और हो गया। और वही पुरुष, चूंकि मजदूरों में अधिकांश वैसे मजदूर होते हैं जो पुरुष होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा काम करते हैं, वो पुरुष समाज से आते हैं, है ना। और जहाँ चले जाते हैं ये, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ये जो मजदूरों की एक बड़ी तादाद है, तो वहाँ के लिंगानुपात में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि जननांकीय दृष्टिकोण से बहुत ही गड़बड़ माना जाता है, बहुत ही असंतुलित माना जाता है। तो ये हमें प्रवास की वजह से, प्रवास का परिणाम हमें जननांकीय परिणाम भी घातक दिखता है, ठीक है।
अब आगे देखिए हम लोग सामाजिक परिणाम के बारे में जानते हैं। सामाजिक यानी समाज से जुड़ा हुआ, समाज के ऊपर क्या परिणाम पड़ता है। प्रवास के दरमियान जब कुछ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो समाज पर क्या लाभ वाला या हानि वाला क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सामाजिक परिणाम के तहत भी दो तरह के परिणाम देखने को मिलता है, एक लाभ मिलता है और एक हानि मिलता है। प्रवास की वजह से, जब प्रवास के दरमियान जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान जाते हैं तो वो अपने साथ विभिन्न परिवर्तनों को भी ले जाते हैं, वो अपने साथ विभिन्न बदलावों को भी लेके जाते हैं और छोड़ के जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो ये समाज उससे विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है। ये प्रवासी सामाजिक परिणामों के वाहक होते हैं, ठीक है। तो ये प्रवासी किस तरह वाहक होते हैं, समाज को किस रूप में मतलब प्रभावित करते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले ये जो प्रवासी होते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे बिहार से चल करके महाराष्ट्र गए मान लेते हैं, तो महाराष्ट्र गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो संस्कृति देखा, जो व्यवस्थाएं देखी, जो सभ्यता संस्कृति, वहाँ की जो पर्यावरणीय और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, प्रथाएं या मान्यताएं, वो चीज उनके साथ चल करके हमारे राज्य में आती है। और हमारे यहाँ से जो प्रवासी फिर महाराष्ट्र में जाए तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ की रीति रिवाज, प्रथाएं उनके साथ उस राज्य में चली जाती है। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, पूरे देश में एक अंतर मिश्रित सांस्कृतिक परिणाम का जन्म होता है, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। और आप जानते हैं कि हमारा भारत बहुत विविधतापूर्ण वाला देश है। यहाँ जाति, धर्म, मजहब, संस्कृति, है ना, रीति रिवाज, कल्चर, क्षेत्र, भाषा, विभिन्न रूपों में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना विभिन्नता है, जिसके वजह से हमें एक दूसरे के अंतर मिश्रण करने से एक दूसरे के भाषा, विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, प्रथा को मानने और समझने का सुअवसर भी हमें इस प्रवास के दौरान होता है। आप देखे होंगे जब आप बिहार से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जब जाएंगे, मान लेते हैं आप महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र में क्या देखा, वहाँ गणेश चतुर्थी की जो भव्य पूजा होती है ना, भगवान गणेश की पूजा वहाँ की मुख्य ये त्योहार माना जाता है। तो उसकी झलक और उसकी जो याद है आपने अपने हृदय में संजोड़ कर लाया और यहाँ भी उससे जुड़े हुए लोगों को बतलाया या किया, तो यहाँ के भी समाज पर प्रभाव पड़ा। और आपने जब बिहार से चलकर जब महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली गए, तो यहाँ की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, जैसे छठ पूजा यहाँ का मुख्य पर्व है, तो उसको जब दूसरे राज्य में आप स्थापित कर वहाँ रहते हुए जब उस पर्व को मनाएंगे, तो इसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर, वहाँ के जनजीवन पर भी पाया जाता है। तो ये प्रवास की वजह से सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलता है। ये एक समझिए कि अंतः मिश्रित समाज का निर्माण होता है, एक मिली जुली सभ्यता का निर्माण होता है, एक कहिए कि गंगा जमुनी तहजीब जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक मिली जुली परंपरा का विकास, वो गंगा जमुनी तहजीब का जो है कि सूत्रपात इसी प्रवास की वजह से होता है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के विचारों से तभी अवगत होंगे जब उनके बीच कम्युनिकेशन रहेगा। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, परंपरा, विधि व्यवस्था, रहन सहन से वाकिफ तभी होंगे जब उनके बीच क्या होगा, कार्य व्यापार होगा, आन जान होगा, है ना, एक संबंध होगा, रिलेशन रहेगा, है ना, तभी जाकर के उनके बीच ये चीजें संभव है। तो ये सामाजिक परिणाम को भी जन्म देता है प्रवास, जो हमने देखा। ये तो पहला चीज हुआ। अब दूसरा चीज क्या है, ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है, ये सामाजिक परिणामों को, ये तो लाभ वाला भाग हो गया, ये जो है हानि वाला भाग पढ़ेंगे। इसके दोनों पक्षों की हम चर्चा करेंगे। सामाजिक परिणाम किस रूप में हमें लाभदायक है और किस रूप में हमारे लिए हानिकारक है प्रवास की वजह से। तो ये तो लाभ वाला पक्ष आपने देखा। हानि क्या है कि समाज में जब दूसरे राज्य से या दूसरे जगह से जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, तो वहाँ की जो रूढ़ी परंपराएं या गलत चीजें जो होती है वो अपने साथ लाता है ना, और हमारे यहाँ की जो गलत चीजें हैं वो किसी और राज्य में भी चली जाती है, जिसके वजह से एक गलत संदेश भी पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए एक दो और उदाहरण हम आपको बताते हैं।
जैसे समाज में एक खिन्नता हो जाती है, निर्वात भाव शून्य हो जाती है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे जगह चला जाता है तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति से वो प्रेरित होने लगता है। अगर वहाँ दूषित संगति में पड़ गया तो वो चीज़ अपने साथ लेकर फिर उद्गम स्थान पर लेके आएगा। जैसे ड्रग माफियाओं का गैंग होता है, चोरी डकैती, विभिन्न प्रकार की जो कि वारदातें होती हैं, तो ये सारी चीज़ प्रवास की वजह से भी सामाजिक परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि जो सर्किल में जो समाज रह रहा है उस समाज में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका बहुत ही कम होती है। लेकिन जब बाहरी लोग वहाँ प्रवेश कर जाते हैं तो बाहरी लोग अपने जो कमियां होती है वहाँ प्रदर्शित करने लगते हैं, या अपने जो है कि मतलब निकालने के लिए अवैध कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो इस सब के वजह से भी सामाजिक परिणाम बड़ा ही घातक हमें देखने को मिलता है। आज देश में जहाँ तहाँ अपराध उत्पन्न हो रहे हैं, बड़े महानगरों में देखें कि वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, अपराध क्राइम से लेकर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रवास से जुड़ी हुई है। और वहाँ की जब कल्चर हम गाँव में जब वे लोग प्रवेश करते हैं तो गाँव में भी इक्का दुक्का वैसी घटनाओं हमें देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक रूप से कहीं भी सदुपयोग करने वाला चीज़ नहीं है। ये हमेशा वर्जनीय है, त्याज्य चीज़ें हैं। तो हमने देखा सामाजिक परिणाम भी दो रूपों से हमें प्रभावित करता है। प्रवास के ये परिणाम सामाजिक परिणाम के रूप में है। अब आइए पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरण तो आप लोग जान रहे हैं, मौसम है ना, हमारे चारों तरफ जो है मौसमीय दशाओं जो होती है ना, वायु, सूर्य प्रकाश, तापमान, ये सब के दशाओं को ही हम पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण का आप पढ़ेंगे, परि जोड़ आवरण, इसका संधि विच्छेद करेंगे। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है सतह, यानी हमारे चारों तरफ किसी न किसी चीज का सतह है। जैसे हवा का सतह है, घर द्वार है, जैविक अजैविक घटक हैं, जैसे पर्यावरणीय निर्मित है। तो ये सारे चीजों को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरणीय परिणाम में भी प्रवास की वजह से पर्यावरणीय परिणाम भी देखने को मिलता है। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले कि दिल्ली का जो हवा है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। दिल्ली का पर्यावरण एकदम गैस चैम्बर की तरह बन गया है। वहाँ लोगों का घूमना और खुली सड़कों पर चलना एकदम बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। उनके नाक के माध्यम से जो श्वसन जा रहा है वो बहुत ही प्रदूषित हवा है, जिससे उनको फेफड़ों हृदय को संक्रमित कर रहा है ना। आँखों में जलन हो रही है, गाड़ियाँ चल रही है, चिमनियाँ चल रही है, उद्योग धंधे से निकलने वाले ये जो प्रदूषण है ये वहाँ के वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो प्रवास भी कहीं ना कहीं इस कारण के लिए जिम्मेवार है। जैसे देखते हैं गांव में ऐसे क्यों नहीं होता है, क्योंकि गांव में अधिक लोग प्रवास नहीं करते हैं। यहाँ के लोग किसी बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में जब जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। और जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण में एक संबंधीय संबंध है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा प्रदूषण भी बढ़ेगा, और प्रदूषण जनसंख्या जब बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां सामने आने लगती है, जिसके वजह से हमें पर्यावरणीय परिणाम भी घातक रूप से झेलने पड़ते हैं। प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण, प्रदूषण के जितने भी प्रकार हैं वो सब दृष्टिगोचर होने लगते हैं और सब समझ में आने लगता है। तो ये पर्यावरणीय परिणाम भी हमारे लिए बड़ी घातक साबित होते हैं। गंदी बस्तियां, क्षुद्र कॉलोनियां, संकीर्ण गलियां, बजबजाती नालियां, ये सब चीजें जो हैं कि पर्यावरणीय परिणाम का ही द्योतक है। और प्रवास की वजह से ये समस्याएं बहुत ही विषम हो जाती है। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है अन्य। कुछ और भी परिणाम हैं, आर्थिक, जनांकी, सामाजिक, पर्यावरणीय के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, है ना। अन्य कारणों में कुछ कारण महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रवास के दौरान जब स्त्रियां घर में अकेली होती हैं तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव बढ़ने लगते हैं। उनकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि शायद वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाती है। उनके साथ विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर का अगर कोई पुरुष बाहर कार्य कर रहा हो, उसके घर में एक स्त्री हो और कुछ छोटे बच्चे हों, तो उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाता है, जो कि
ठीक नहीं लगता। साथ ही जो व्यक्ति यहाँ से जब दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो उनकी कुशलता भी उस राज्य को समर्पित हो जाती है, इस राज्य को, इस क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो वैश्विक बाजार का तो निर्माण हो रहा है प्रवास की वजह से, भले भारतीय दूसरे राज्य में दूसरे देश में जा रहे हैं, है ना। राज्य के लोग जो गरीब राज्य के हैं वो कुछ समृद्ध राज्यों में प्रवास कर रहे हैं, इससे गत्यात्मकता तो बढ़ रही है, लेकिन निर्धनता को भी जन्म मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवास एक तत्कालीन कारण हो सकता है। बिहार के लोगों को जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यहाँ के लोग बाहर गया, कुछ पैसे कमा कर लाया, इस घर की स्थिति को ठीक किया, ठीक है, तो वो तत्कालीन है, ऐसा नहीं है। जब वहाँ छोड़कर यहाँ जब चला आएगा तो फिर उसका कार्य रुक गया, यहाँ कोई कार्य है नहीं, यहाँ कोई उपक्रम, विधि व्यवस्था, उद्योग धंधा स्थापित है नहीं कि उससे रेगुलर इनकम आती रहे, तो वो तो किसी दूसरे के इनकम पर अपनी जरूरतों के लिए आश्रित है ना। तो इसके वजह से उनकी स्थिति बढ़ने की बजाय निरंतर घटती जाएगी और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास कभी भी उन्नत नहीं होगा। कब होगा उन्नत? जब वो लोग अपनी कुशलता, अपनी टैलेंट को जब दूसरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, कारीगरी दिखा रहे हैं, वो चीज़ अपने यहाँ स्थापित किया जाए, कारखाना स्थापित किया जाए, कार्य के लोगों के लिए रोजगार सृजन किया जाए। इस कार्य में आम लोगों की सहभागिता के साथ साथ सरकार की महती जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस राज्य में भी उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करे कि पलायनवाद की जो व्यवस्था है और पलायन की जो समस्याएं हैं रुके और राज्य का आर्थिक विकास हो, ताकि यहाँ के लोग किसी दूसरे राज्य पर आश्रित न हो, जबकि हमारा राज्य ऐसा आत्मनिर्भर बने कि हमारे यहाँ लोग रोजगार मांगने और काम की तलाश में कहीं और से लोग आए। तब इसको हम आर्थिक विकास कह सकते हैं और डेवलपमेंट कह सकते हैं। सरकारें इतनी डींग हाँक रही है कि इतने दिनों में इतना रोजगार बढ़ गया, है ना, इतने लोगों ने नौकरियां दे दी गई, इतना क्षेत्र में ये हो गया वो हो गया। सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारियां देती है, लेकिन ये जानकारियां कितनी खोखली होती है आप इस देख सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में कोरोना वायरस की इस महामारी में दिल्ली, मुंबई, है ना, कोलकाता, चेन्नई, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े महानगरों में जो है हमारे बिहार के लोग, बिहारी मजदूर कितनी संख्या में फंसे हुए हैं कि उन्हें यहाँ बुलाने के लिए बिहार सरकार की औकात से भी बाहर हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही चिंतित करने वाला प्रश्न है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम नहीं है, उनकी संख्या लाखों में है। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इतनी बड़ी एक संख्या जो इस राज्य से निकलकर किसी दूसरे राज्य में मजबूर है रहने के लिए। स्वेच्छा से क्या कोई चाहता है अपना घर द्वार, अपना परिवार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाए, वहाँ काम करे, 6 महीना साल भर के बाद घर परिवार में मिलने भी आए, उस दरमियान हमारी इनकम भी बंद हो? क्या कोई चाहता है? नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, उनके साथ बहुत परेशानी होती है। और सरकारें सोचती है हमने 10 साल में ये कर दिया, वो कर दिया। अरे किस स्थिति देखिए कि क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर जब आप प्रश्न उठाएंगे, जब देखेंगे, तो आपको नजर आएगी हमारा राज्य आज से 10 साल 15 साल जितना पीछे था, शायद आज भी वैसी ही स्थिति है। आज भी लोग रोजगार की तलाश में बाहर के ही रुपए पैसों पर और बाहर के ही कार्य के लिए करने के लिए उस पर आश्रित हैं। यहाँ किसी चीज़ों का जो है विकास नज़र नहीं आता है। विकास हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इसमें और अधिक तेजी की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर एक बड़ी नीति के तहत इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने की आवश्यकता थी। शायद वो काम नहीं हो पाया है। तो ये हमारा चैप्टर भी प्रवास से संबंधित है ना। और प्रवास के कारण परिणाम प्रकार के साथ साथ कौन कौन से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं प्रवास की वजह से, इन सभी चीज़ों पर हमने आज नजर डाला। उम्मीद है यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बैक करके भी पुनः उन चीज़ों को देख सकते हैं जो समझ में नहीं आया हो एक बार में, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। जिनका ज्योग्राफी विषय है इसे पढ़ें, देखें, और इसे सुनने के बाद भी अगर कोई प्रश्न या डाउट आपके मन में है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से, लिंक इसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको तत्काल देंगे। या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में भी अपनी बात रख सकते हैं।
जहां आपके समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, है ना। तो ये जो चैप्टर इतना ही है, लास्ट करके आज। फिर इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें उसकी चर्चा जो है विस्तृत रूप से करेंगे। ज्योग्राफी आज इतना ही रहने दिया जाए। कल फिर जो विषय है वो इस विषय का वीडियो चैनल पर डाला जाएगा। आप निरंतर चैनल से जुड़े रहें और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करें और खुद लाभान्वित और दूसरों को भी लाभान्वित करें। तब तक देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे अच्छे से आपका वक्त कटे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो।